फिल्म्स हम सब देखते हैं और इन फिल्म्स के एक्शन और थ्रिल से भरपूर मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ भी होते हैं, मगर इन फिल्म्स के स्क्रीन पर नज़र आने वाले कुछ एक्शन मनाजिर के पीछे भी एक दुनिया होती है जो अपने अंदर कई कहानियाँ छुपाए हुए है। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी इन दिलेर और मेहनतकश इंसानों की भी है जिन्हें स्टंटमैन कहा जाता है। हमारे नुमाइंदा खुसूसी रेहान अहमद ने स्टंटमैन मोहम्मद शाहिद के काम के हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट देखिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से अपनी जान को ख़तरे में डाल के ये स्टंट पर्सन, स्टंट परफॉर्मर्स फिल्म के एक्शन सीन्स को कितना ज़्यादा लाइवली बनाते हैं। इसी हवाले से हमने आज बात करने के लिए मधुकिया स्टूडियोज़ में एक फ़ीमेल स्टंट पर्सन है मीना मलिक। थैंक यू सो मच मीना, आप स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाई। और फिल्म प्रोड्यूसर नेहा लाज भी हमारे साथ मौजूद है। नेहा, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपसे हम आगाज़ करते हैं। मीना, कैसे आपने सोचा कि आप एक स्टंट पर्सन बन जाएं और कब से ये सफ़र शुरू हुआ, ज़रा पहले तो ये बताइए। ये 7-8 साल हो गए और मुझे शौक़ था। अच्छा जी, सही। बहुत कम लड़कियां होती है इस फील्ड में, ज़्यादातर एक्ट्रेस बनने का और इस चीज़ों का होता है सिंगर, और मुझे ये चीज़ों का शौक़ था। आपको शौक़ था। अच्छा मीना, जब आप बीइंग अ विमेन कोई काम करने के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले आपके जहन में ये आता है कि यार सिक्योरिटी होनी चाहिए, मतलब मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं हो जो मुझे प्रॉब्लम करे। आप जो काम कर रही हैं इसमें एक तो एफर्ट भी बहुत लगती है, लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है, तो ज़रा थोड़ा बताएं कि ठीक है शौक़ तो था, लेकिन फिर किस तरह इसको आपने घर में बताया, घर वाले मान गए, मतलब घर वालों ने कहा अच्छा ठीक है ये काम कर लो? थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में डिटेल में बताइए। घर वाले स्टार्टिंग में तो खुश नहीं थे कि ये चीज़ें हम अपनी जान पे खेल के कर रहे थे। अब ऑब्वियसली हर कोई आपको नहीं कहता है कि आप इस फील्ड में जाओ, क्योंकि नुकसान भी बहुत होते हैं, लगता भी है। और यानी मैं अपनी फील्ड से यूँ खुश हूँ कि जैसे हम एक फैमिली मेंबर की तरह काम करते हैं। अच्छा नेहा, आप यहाँ पर मौजूद हैं, डेफिनेटली आप फिल्म्स हमारे यहाँ की भी देख रही होती हैं, ख़ुद भी आप एक प्रोजेक्ट हैं, तो ये बताइए कि ऐसी जो हमारे पास लेडीज़ आती हैं, यानी जो बिल्कुल एक हम जिनको जानते नहीं हैं, जिनकी वजह से जो है फिल्म्स चल रही होती हैं, जिनकी वजह से जिनके बैकग्राउंड पे इतनी मेहनत लगी हुई होती है, इन लोगों के बारे में बताइए कि इन लोगों का अब हमारी फिल्म इंडस्ट्री में क्या करियर है आगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे ना ख़ासी तौर पे जो हमारे हम लोग जो काम करते हैं, इवन के जो हमारे स्पॉट वाले भी होते हैं, तो उन बेचारों को कोई पूछता नहीं है, कैमरे पे हैं तो गैफर है, फोकस पूरे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह मेरी तो दोनों फिल्मों में फ़ाइट के बहुत ज़्यादा सीन है। शाहिद भाई अभी आपने पैकेज दिखाया, दोनों फिल्मों में है। अभी जो मैं मूवी कर रही हूँ दादल, उसमें मीना ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। तो हम अपने तौर से, तो मैंने अपने तौर से कोशिश की है कि हम इनके सिक्योरिटी रखें, मगर इनके पास कोई ऐसे वसाइल नहीं होते कि अल्लाह ना करे कोई बड़ा हादसा हो जाए तो बैकअप पे जो भी हो सकता है, वो कोई अच्छा प्रोड्यूसर हो गया तो वो उसको पे कर देगा, इलाज करा देगा, पर इनकी कोई इंश्योरेंस नहीं होती। यही मैं आपसे पूछने जा रहा था। पड़ोस मुल्क में हम देखें तो चाहे उनकी कन्वेंशनल बॉलीवुड हो या फिर उनका टॉलीवुड हो, जो साउथ का उनका है, वहाँ तो ऐसे ऐसे सीन होते हैं। अच्छा, बाज़ाब्ता डॉक्यूमेंट्रीज आप देखें तो उनके हार्नेस बंधा हुआ है, उनकी सारी चीज़ें हुई, उसके बावजूद भी अगर उन्हें कुछ हो जाए दे आर बैक्ड बाय इंश्योरेंस। मैं हॉलीवुड की तरफ तो जा ही नहीं रहा, छोड़ ही देना, छोड़ ही दें। हमारे यहाँ इंश्योरेंस और इन चीज़ों की क्या सूरत हाल है? हमारे यहाँ इंश्योरेंस की होता है कि कुछ एक्टर्स की बात कर रही हूँ, तो वो प्रोड्यूसर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कराती है कि उनको इंश्योरेंस चाहिए जब कुछ इस तरह का कैरेक्टर होता है। क्योंकि मैं तो खैर मूवी मेरा जॉनरा यही है। जो स्टंट मैन होते हैं, अभी तक हमें उनकी तरफ से कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा आया नहीं। अच्छा। जो हम बनाते हैं वो उसी में खुश हो जाते हैं कि आप चलें कम से कम कॉन्ट्रैक्ट तो कर रही हैं, इसमें भी खुश हो जाते हैं। कि कई बार सुनने को मिलता है कि कॉन्ट्रैक्ट भी नोते पर बुलाते हैं और काम कराया और कोई ऐसी ख़ास उनको चीज़ें प्रोवाइड नहीं की कि जिससे वो सेफ साइड रहें, और काम करवा के भेज देते हैं। और लगती है, ऐसी बात है कि नहीं लगती, ये लग जाती है। बिल्कुल। अच्छा मीना, ये जो आप काम कर रही हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ भी अब जो हमारी लेडीज़ हैं, जो हमारे यूथ है, वो आगे आ रहा है और इस तरह का काम कर रहे हैं। ये बताइए, अब आप तीन मूवीज़ आप कर चुकी हैं, तो कहीं किसी शॉट में आपको कोई चोट वगैरह लगी, कोई ऐसी चीज़ हुई आपके साथ जो बड़ा पेनफुल हो गया हो, कुछ ऐसा कोई वाक़या हो तो शेयर कीजिए। हाँ, ये चोटें तो लगती रहती है। अच्छा। जब हम स्टार्टिंग में जब इस फील्ड में आते हैं तो ये हमें बता दिया जाता है कि ये आपके साथ में ट्रेजेडी हो सकती है। तो हमें अपना माइंड पहले से ये चीज़ें रखना होता है कि वाकई हमें ये लगना भी है तो हमें
इन चीज़ों का बर्दाश्त भी करना है, शौक़ है तो। अच्छा, ये एक चीज़ जो कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री देखते हुए जैकी चैन के जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं अपने स्टंट्स के लिए, उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा हाँ जी मैंने पता नहीं कितनी हड्डियां तोड़वाई हैं और सारी चीज़ें, हाँ लेकिन उसकी रिकवरी कैसे करते हैं वो एक अलग मामला है। उन्होंने कहा जी मैं लोबिया का सूप पीता हूँ, उससे हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होती, फला ढिमका। तो आप लोग इस चीज़ का अपने ख्याल रखते हैं? जी बिल्कुल रखते हैं। ऐसी कुछ चिकनी चीज़ें होती है कि हड्डियों में आपके यानी ताकत रहे और आगे तक आप मेंटेन अपने आप को कर सकते हो फाइट में, क्योंकि ज़्यादातर हड्डियों में प्रॉब्लम्स रहती है, लगता भी है और ख्याल भी रखते हैं शूट पे, यानी ये सब चीज़ें यानी अवेलेबल होती हैं। घर वालों का क्या रिएक्शन है आपके? अब तो बहुत खुश हैं। अब बहुत खुश हैं। इस वक्त स्टार्ट कर रही थी उस वक्त कैसा? उस वक्त बहुत बुरा था। अच्छा ठीक। अच्छा नेहा, ऑब्वियसली जब ये लोग काम कर रहे होते हैं, जैसे आपने कहा कि कोई इंश्योरेंस नहीं होती, कोई एज सच कोई सिक्योरिटी नहीं होती, जो भी कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों से कर दिया जाए उसी के ऊपर कहते हैं ठीक है फ़ाइन, इसी कॉन्ट्रैक्ट पे हम काम करेंगे। बट अगर इस तरह से इन लोगों को ट्रीट किया जाएगा, ये एक पूरी जो मूवी बनती है उसकी बैकबोन होते हैं एक्चुअली, तो आपको नहीं लगता कि फिर जो आगे आने वाले लोग हैं वो डीमोटिवेट होंगे? वो जो काम बहुत अच्छा कर सकते हैं वो लोग कहेंगे नहीं यार हमारी तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई ऐसा प्रोसेस ही नहीं है कि इसमें हमारा करियर हो। तो उस हवाले से कैसे देख रही हैं फिर? मैं इनके अलावा मैं ये कहूँगी कि प्रोडक्शंस में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आप कहेंगे कि इनको कुछ ना कुछ ऐसा होना। एक तो हम उनका नाम तक तो लेते नहीं हैं। एग्जैक्टली एक्ट्रेस को नहीं पता होता कि ये इन्होंने हमारी मूवी में काम किया हुआ है कि वो अगर आप इनकी तो इंश्योरेंस की मैं बात करूँगी कि मुझे तो नहीं लगता, एक अकेली मैं प्रोड्यूसर तो हूँ नहीं, मुझसे पहले के और बहुत अच्छे और बड़े प्रोड्यूसर मौजूद हैं। मेरे ख्याल से सबको बैठ के, हमारी एक एसोसिएशन है उसमें बैठकर इस पर बात होनी चाहिए। तो अकेले इंसान तो मैं नहीं कर सकती, पर मैं कहूँगी कि इनके अलावा और भी लोगों को, जो हमारे और भी इदारे हैं और भी चीज़ें, उनको भी देखा जाए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ें नेहा कि जैसे आपने कहा लोगों को पर्दे पे जो चीज़ आ रही है वो ग्लैमर, वो बहुत अट्रैक्ट करता है। उस ग्लैमर को ग्लैमरस बनाने में एक स्टंटमैन से लेके कैमरा क्रू, स्पॉट बॉय, सबका किरदार होता है। अच्छा, एक मेल जो है हमारे स्टंट परफॉर्मर, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहता है? और जैसे मीना है, अब मुझे नहीं पता इन जैसी और कितनी बहादुर हमारी बहनें हैं जो काम कर रही हैं, इनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरी दोनों फिल्मों में ही शाहिद भाई हैं और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लड़के जितने भी हैं बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। सम टाइम मुझे थोड़ा सा होता भी है टची के यार ये इतनी मेहनत करें, इनको लग तो नहीं जाएगी, तो वो चीज़ होती है। मेरे पास अभी तक तो मीना को ही मैंने देखा है, मेरी दूसरी फिल्म में मीना है दादल में। अच्छा। और ये उसमें परफॉर्म कर रही हैं, अच्छा कर रही है। हाँ ऑब्वियसली अच्छा कर रही होंगी और चोट भी नहीं लगी है। चोट भी नहीं लगी, ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा, जैसे अभी नेहा ने कहा ना कि अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और कोई जो है ना वो इंजरी भी नहीं हुई, कोई चोट भी नहीं लगी। जब ये पूरा मूवी का प्रोसेस गुजर जाता है ठीक ठाक तरीके से, जो है ये सारे स्टंट्स हो जाते हैं, उसके बाद फिर बड़ा खुशी होती होगी कि यार चलो कोई इस मूवी में कोई चोट नहीं लगी, कोई इंजरी नहीं हुई। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगी मीना कि इन केस आप किसी शॉट रिकॉर्ड करा रहे हैं, शूटिंग के टाइम पर आप इंजर्ड हो जाते हैं, तो फिर क्या जो है वो जो क्रू है या जो प्रोडक्शन हाउस है, एट टाइम्स क्या फिर उसका प्रोसेस होता है कि फिर वो आपको रिलीफ देते हैं, अगले दिन वो शूट होती है या फिर उसके बाद थोड़ा डिले करते हैं? क्या प्रोसेस होता है ताकि देखने वालों को पता चले कि इस तरह के जो लोग जो स्टंट्स कर रहे होते हैं मूवीज़ में, उनकी क्या स्टोरी है, उनके साथ क्या होता है? जी नहीं, बिल्कुल रिलीफ तो देते हैं और लेकिन हमें अपने आप से मजबूत होना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हमारे जब शूट चल रहे होते हैं तो वो लाइनअप होते हैं पहले से कि ये आपको इतने दिन तक ये आपका काम है, ये इतने शूट चल रहे हैं आपके, तो लग भी रहा होता। अब तो आदी भी हो गए हम इन चीज़ों। और जब कोई मूवी की ऑफर आती है कि अच्छा जी मीना हमने आपको साइन करना है, तो आप सबसे पहले फिर क्या आप पूछती है कि अच्छा जी किस तरह का एक्ट करना होगा, सारा कुछ? फिर अगर आपको लगता है नहीं यार ये तो अबव द लेवल है, ये मैं नहीं कर सकती, ऐसा कभी हुआ है कुछ कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है? हाँ, अब तक तो नहीं हुआ इस तरह, डेंजरस काम भी किए हैं। हाँ। और कुछ पता नहीं होता है, बस अल्लाह के आसरे कर देते हैं, लेकिन ये है कि कामयाबी मिल जाती है। अच्छा, आखिर में मुझे ये बताइए कि बिल्कुल वक्त मुख्तसर हमारे पास, क्या बेहतरी होनी चाहिए आपके डिपार्टमेंट में? बेहतरी तो ये होनी चाहिए, जैसे हम लोगों का ख्याल रखना चाहिए। नेहा लाज ने बिल्कुल सही बात की कि इस बारे में सबको मिलके डिस्कस करनी चाहिए। जो हमारी पूरी टीम है वो सब खतरों से खेल रही होती है,
तो इन सब के बारे में भी सोचना चाहिए। बिल्कुल, और ये एसोसिएशन के सतह पे ही सोचा जाएगा तो ही होगा। बहुत शुक्रिया मीना, आप तशरीफ लाए यहाँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। तो हमारे साथ एक खातून मौजूद थी कि आपने ऐसा करियर कभी देखा नहीं होगा, लेकिन लोग इसको परस्यू भी कर रहे हैं। और डिमोरलाइजिंग बात नहीं है, डिमोटिवेटिंग बात नहीं, अच्छी बात यह है कि हमारे माशरे की खातून अब निकल के ये डेयरिंग काम भी कर रही हैं। ज़रूरत है तो इस अमर की कि इस डेयरिंग काम के पीछे कोई कवरेज, कोई इंश्योरेंस भी होनी चाहिए, कोई इंश्योरेंस भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक क्विक ब्रेक का टाइम आ गया है, तो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। तो जनाब, पाकिस्तान टीम फाइट के लिए तैयार है, लेकिन कुछ और लोग भी हैं जो कि फाइट के लिए तैयार हैं, लियारी और बॉक्सर्स का। तो जैसे चोली दामन का रिश्ता है और अब खवातीन बॉक्सिंग चैंपियंस में लियारी में से ही निकल रही हैं। कराची से जरा खिजर आजम की रिपोर्ट। जरा मारे एक मिनट। हाँ। मार, बहुत जोर से लगेगा। देखें रिपोर्ट देखें। लियारी की पावर गर्ल्स महरीन और मारिया दोनों बनी बॉक्सिंग की नेशनल चैंपियन। महरीन बलोच 57 और मारिया रेंद 48 किलोग्राम फेदरवेट मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुई। नेशनल से पहले मेरा ट्रायल हुआ है सिंध में अपने वेट 48 वेट में मैं सिलेक्ट हुई हूँ। तो वहाँ पे मेरा सेमीफाइनल लाहौर से हुई है और फाइनल बलूचिस्तान की लड़की से हुई है जो पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉक्सर है। उनके सामने फाइनल हुई है, मैं गोल्ड मेडल और बेस्ट बॉक्सर हासिल। लोगों का कहना है कि बॉक्सिंग एक मर्दाना गेम है जो गर्ल्स नहीं कर सकते हैं। शायद गर्ल्स के लिए ये नहीं होगा, वो बहुत नाजुक होते हैं इस मामले में। तो ये सोच के मैंने कि लोगों का माइंड चेंज करना है मैंने, तो इसलिए ये सोच के मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की। उस टाइम मैंने नहीं पता था कि मैं किस लेवल में खेलूँगी। दोनों बॉक्सर्स ने नेशनल कैंप का हिस्सा बनने के साथ इंटरनेशनल इवेंट पर नजरें रख लीं। अब टारगेट है इंटरनेशनल और उससे आगे ओलंपिक तक खेलूँगी। नेशनल 2 टाइम में गोल्ड हुई और साउथ एशिया में फर्स्ट टाइम जब मैंने इंटरनेशनल टूर मारा तो फर्स्ट टाइम वहाँ में ब्रॉन्ज मेडल हुई। तो मेरी कोशिश यही है, ख्वाहिश बन चुकी है कि अब मैंने इंडिया को हराना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम था मेरे, वो मेरे लिए सीनियर है लेकिन 2 हाथ उसके 2 हाथ मेरे हैं। तो मैंने एक्सपीरियंस भी हासिल किया। अब कोशिश है मेरी कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग करूँगी। महरीन बलोच और मारिया रेंद अपने पंचेस को पहले से भी ज़्यादा मजबूत बना रही हैं, क्योंकि अभी इम्तिहान और भी हैं। लियारी की ये पावर गर्ल्स नेशनल चैंपियन तो बन चुकी हैं, अब बैनुल अक़वामी सतह पर नाम रोशन करना चाहती हैं, पाकिस्तान के लिए जीतना चाहती हैं। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ खिजर आजम, समा, कराची। तो आपने पैकेज देखा और हमने सोचा क्यों ना इन सारी पावर पफ गर्ल्स, कार्टून 3 होती है ना उसमें, हमारे पास भी ये 3 पावर पफ गर्ल्स मौजूद हैं और उनके कोच जमील अहमद खान सर, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसके अलावा हफ्सा हमारे साथ मौजूद हैं और मारिया और महरीन हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया भाई। तो सबसे पहले हम जमील भाई आपसे शुरू करते हैं गुफ्तगू का आगाज़। तो आप मुझे अभी बता रहे थे कि ये सारी बच्चियां जो हैं माशाल्लाह बड़ी टैलेंटेड हैं, बड़ी ज़बरदस्त हैं, इनमें से इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए भी कोई जा रही हैं, तो वो कौन है ज़रा ये बताएं। ये हमारी जो है ना मारिया है, सबसे पहले मैं इसका बताता हूँ, महरीन है जी। ये महरीन बलोच है, ये नेशनल चैम्पियन भी 2 बार रह चुकी है और 2019 में सेफ गेम वहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल है ये। और ये मारिया है, ये जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जॉर्डन के लिए मुंतखब हुई है। ये 27 तारीख को ये जा रही है। That's really great. और नेशनल चैम्पियन भी है। इस उम्र में नेशनल चैम्पियन भी है और नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बेस्ट बॉक्सर भी आई है। ये हफ्सा है, ये सिल्वर आई थी, इसका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, फिर भी ये माशाल्लाह से खेली और सिल्वर आई है। अच्छा, जिनको इन्होंने ज़ेर किया है वो कैसे कॉम्पिटिटर्स थे? वो इसके सामने जो आई थी वो भी इंटरनेशनल बॉक्सर थी। वो शुरू में इसके सामने तो बड़ा तो बढ़ चढ़ के खेल रही थी, मगर इसने उसको ऐसा कर दिया तो आखिर में वो 2 राउंड भाग के खेलती रही। इस तरह उसने मारा, बचती रही। क्या कितना पैशन है, कितना टैलेंट है पाकिस्तान में। मारिया, आपसे मैं बात करती हूँ, आपसे स्टार्ट करती हूँ। ये बताएं कि आप ये देख रही होंगी मैंने ये ग्लव्स भी पहनी हुई है और मैं जब ये मुझे पहना तो मुझे फील ये हो रहा है फैसल कि ये वाकई पहनना ही कितना मुश्किल है और आप इतना ज़बरदस्त तरीके से खेल रही हैं, आप इतना ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बताएं। आपको शौक था कि नहीं मुझे बॉक्सिंग करनी है, मुझे ये वाली गेम खेलनी है, ज़रा थोड़ा सा अपने बारे में बताइए।
मुझे बचपन से बॉक्सिंग का बहुत शौक था। अच्छा। तो उस टाइम मेरे घर वालों को पता नहीं था कि मैं बॉक्सिंग खेल रही हूँ, क्योंकि उन्होंने समझा कि बॉक्सिंग एक मर्दाना गेम है, लड़कियाँ खेल नहीं सकती। लेकिन मैंने ये करके दिखाया कि मैं ये कर सकती हूँ। इसी वजह से मेरे घर से सिर्फ मेरी अम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि मारिया कर सकती है, आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। और मेरी ट्रेनिंग के और उस्ताद की मेहनत और अम्मी की वजह से मैं आज इस लेवल पर पहुंची हूँ और इंशाल्लाह आगे भी पाकिस्तान का नाम रोशन ये जो बेल्ट रखा हुआ है ये आपका है? ये ज़रा यार ऐसे क्यों रखा है आपने? इसको दिखाए ना यार, क्या बात है, क्या बात है, दिखाएं कि ये सर जरा फोकस करेंगे, फोकस करें। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये बेल्ट नेशनल चैंपियन का बेल्ट है, ये क्या फ़ाइट रही आपकी, किसको आपने कौन था, और ये बेल्ट लेने के बाद कैसा फील होता है? सबसे पहले तो बहुत खुशी फील हुई, क्योंकि हमारी मैचर में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हमें बेल्ट मिला है। वैसे तो हमें सर्टिफिकेट मिलते हैं और मेडल्स मिलते हैं ना, क्योंकि ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग में ही बेल्ट मिलते हैं। तो हमारे लिए मतलब एक जुनून की हद भी थी कि इस बार बेल्ट है भाई, इस बार हर हाल में हमें बेल्ट लेना है, हासिल करना है। तो इस तरह से हमारी बहुत सारी मेहनत रही इस चैम्पियनशिप के लिए, क्योंकि गर्ल्स के हवाले से ये सेकेंड टाइम था। गर्ल्स की आवाज़ फर्स्ट चैम्पियनशिप 2019 में आई थिंक हुआ था, नहीं 2017 में ऐसे ही, और ये सेकंड टाइम था चैम्पियनशिप गर्ल्स के हवाले से। तो इस तरह से हमने पार्टिसिपेट किया, हमने सिंध को रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान में पूरे। तो फर्स्ट टाइम जो मेरे सामने वो कश्मीर की बॉक्सर आई थी सेमीफाइनल में, तो उससे विन करके फिर मैं फ़ाइनल में गई। जबकि मैं इंटरनेशनल बॉक्सर हूँ पहले से, तो मेरे लिए काफ़ी एक था भी कि नहीं भाई एक इज्जत भी है पहले से इंटरनेशनल। जाहिर सी बात है ना, तो एक होता है कि नहीं अगर कोई जूनियर आपको हरा दे या कुछ ऐसा हो, तो ये भी था। लेकिन नहीं, मैंने कहा मेहनत पे भरोसा है इस तरह से। तो फाइनल में मेरे सामने पंजाब की बॉक्सर आई थी, तो हमारे बीच ये कंपटीशन था कि पंजाब और सिंध, बाकी तो सब नीचे था। लेकिन जो फाइनल में हमारा टफ जो था वो पंजाब और सिंध के दरमियान था। तो इस तरह से मेरी जो फाइट हुई वो पंजाब के साथ हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल में मैंने विन किया और ये बेल्ट मुझे हासिल हुआ। ये अच्छा, ये मैं अगर सीधा बात करूँ ना आपसे, अगर कोई लड़के आपको छेड़ने आ जाए, अगर छेड़ने आ जाए, वैसे तो अगर आज वो देख रहे होंगे, अच्छा मारिया कुछ कह रही है उस पे, हाँ, अगर वो देख रहे होंगे तो पहले तो उनकी हिम्मत नहीं होगी। अगर खुदा ना खास्ता किसी को ये हिम्मत हो भी गई तो क्रॉस पंच मारेंगी कि सीधा ना? और मैं अक्सर इलाके में लड़ाई करती रहती हूँ। ये थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेंगी, ये दोनों मार देंगी, मारिया और बहुत जज्बाती मैं और मारिया में फिर भी कंट्रोल करेंगे। मार चुकी भी हो मैं बस फिर ये क्या हुआ था, मुझे थोड़ा सा बताओ यार, ये क्या हुआ? हम दोनों मैं और मारिया रास्ते में से जाते ट्रेनिंग से आ रहे थे, तो फिर उन्होंने आवाज़ दी, तो उनको मैंने मना भी किया था। उन्होंने 2 बार पहले भी आवाज़ दी थी, तो मैंने कहा आवाज़ नहीं दो। तो मैं और मारिया जा रहे थे, उन्होंने आवाज़ दी, फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने उस लड़के को मारा, वो गिर गया बाइक से। फिर उसके बाद अभी कोई भी आवाज़ नहीं देता, वहाँ वो लड़के नज़र ही नहीं आते अभी। आप सोचें वो जिन्होंने कोशिश भी की छेड़ने की, और ये सिर्फ ये नहीं कि ये बॉक्सर्स हैं, तो ये यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से ये मैसेज जा रहा है उन सारी लड़कियों को, उन सारी बहनों को, उन सारी बेटियों को, बच्चियों को, अगर इस तरीके के जो लोग होते हैं वो अपने घर में अपनी बहनों को भूल के दूसरे की बहनों के साथ अगर इस तरह करते हैं, आपने जिस तरह कहते हैं ना वज़ीर आज़म, आपने घबराना नहीं है, आपने पंच लगाना है सीधा सीधा। अच्छा जमील भाई, थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप इनके रूटीन के वाले से आप ज़रा मुझे बताएं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारे लड़के ये शो देख रहे हैं, वो ये जानना उनके नज़दीक जो ये इस वक्त नीचे विंडो में जो फुटेज चल रही है ना, उनके नज़दीक पंच मारना जो है ना वो बड़ा अच्छा उनको लगता है, क्या मैं पंच मारूंगा। इस एक पंच के पीछे ट्रेनिंग कितनी होती है ये बताएं? इस एक पंच के लिए ट्रेनिंग तो काफ़ी होती है। अब जैसा कि ये जा रही है जॉर्डन के लिए, तो ये टफ ट्रेनिंग कर रही है, ये सुबह भी कर रही है, दिन को भी कर रही है, और रात को दोबारा से ट्रेनिंग करती है। और ट्रेनिंग ऑफ करने के बाद, यानी कि ट्रेनिंग बिल्कुल ऑफ हो चुकी है, फिर ये ग्लव्स पहनती है। लड़कों को अपने क्लब के जो इससे जो हैवी लड़के हैं, यानी कि अच्छे लड़के हैं, जो उनको बोलते हैं कि आओ मुझसे स्पैरिंग करो, यानी कि फाइट करो। 2 राउंड उनके साथ करती है ट्रेनिंग ऑफ करने के बाद भी। अच्छा जैसे माशाल्लाह से सुबह आप उठे हैं, सुबह कितने बजे उठी ये बताएं, पूरा रूटीन अब जरा चेक कर दें। 6:30 बजे में 6:30 बजे उठ गई, उसके बाद पहला अपने रूटीन क्या आपका? नमाज पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर ट्रेनिंग के टाइम उस्ताद कॉल करते हैं ज़रूर, जो उस्ताद नूर बादशाह है वो हमारे उस्ताद है, वो भी ट्रेनिंग करवाते हैं सुबह। और उस्ताद जावेद है, ये ट्रेनिंग जो है ये रनिंग पे आप सुबह करते हो या फिर सीधा जो है वो पंचिंग? फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, रनिंग होती है, स्टेमिना की ट्रेनिंग होती है। स्टार्टिंग में रनिंग होती है, रनिंग हो गई, उसके बाद आके ब्रेकफास्ट, फिर या फिर पहले किस तरह? पहले रनिंग करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट कुछ शूट वगैरह वो करते हैं, फिर उसके बाद स्कूल बॉक्सिंग करते हैं, जो पंच होते हैं वो सिखाते हैं हमारे उस्ताद वो। फिर उसके बाद थोड़ा रिलैक्स होते हैं, फिर उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। 9:30 तक हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। 9:30 तक ट्रेनिंग करते हैं जी। मतलब एक
एक हेल्दी रूटीन है और ऑब्वियसली ये बॉक्सिंग करती है। मैं ट्रेनिंग करी थी, सीढ़ियों से मैं गिर गई। नहीं, आज क्या हुआ? आज कैसे गिर गई? आज मैं ट्रेनिंग कर रही थी सीढ़ियों में ना, तो सीढ़ी वो रनिंग कर रही थी उस टाइम सीढ़ियों पे, तो शूट लगा रही थी उस टाइम मैं गिर गई सीढ़ियों से, बहुत जोर से लगा। अभी सुनने वाले ये सुन ले, जब हम स्प्रिंट लगा रही थी तब स्प्रिंट, और ये सीढ़ी पे, जी हां सीढ़ियों जनाब अली सीधी रनिंग नहीं होती, ये जो सीढ़ियों पे होती है ना स्प्रिंटिंग, वो होती है। अच्छा, बहुत हार्ड है हमारे बॉक्सिंग की। अच्छा जमील भाई, डेफिनेटली आप कोच हैं और आपके पास बहुत सारे प्लेयर्स भी आते होंगे, तो कैसे आपको आइडेंटिफाई आप कर लेते हैं कि यार ये जो प्लेयर है, मतलब एक कोच जो होता है उसको पता होता है, उसको पता होता है कि यार इसके अंदर स्पार्क है, इसने आगे जाना है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बॉक्सिंग के शौक में आते तो हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं नहीं ये बहुत डेंजरस है, वी वांट टू गो बैक, हम नहीं कर सकते। ज़रा कुछ इस हवाले से भी बताएं, हमारे पास कितना टैलेंट है बॉक्सिंग में? हमारे पास लिहारी में हमारे पास काफ़ी टैलेंट है बॉक्सिंग के हवाले से और कोचिंग के हवाले से। हमारे पास कोचेस भी बहुत हैं और बॉक्सर्स भी बहुत है। और बाकी आपने जो बात कही ना कि किस तरह हम टैलेंट को जांच कर सकते हैं कि टैलेंट किस तरह आ सकता है, तो बॉक्सिंग जो है ना, जो शैतान बच्चा हो, जो मस्ती करने वाला बच्चा हो, ये वही खेलता है। सबसे बेसिक ये है, जो शैतान है, जो मस्तियाँ करने वाला है, जो उछल कूद करने वाला है, वो तो ये होता है ना कि अगर आप दुबले हैं या आपकी फिजिक इस तरह की नहीं है, तो लोग ये कहते हैं नहीं आप बॉक्सिंग नहीं कर सकते। मगर जब मैंने मोहम्मद वसीम को देखा था स्टार्टिंग में, तो फिर मुझे यकीन आया था कि नहीं भाई आप यू कैन डू एनीथिंग। कैटेगरी होती है बॉक्सिंग। जब हम भी खेलते तब भी हम भी स्लिम थे बिल्कुल ही। मैंने जब बॉक्सिंग शुरू की 32 kg मेरा वजन था 92 में, तब से हमने बॉक्सिंग, हम तीनों भाइयों ने एक साथ शुरू की। मेरे वालिद साहब भी बॉक्सर थे, मेरे चचा एक ओलंपियन बॉक्सर थे, एक एशियन चैंपियन बॉक्सर थे, तो हम यानी कि फैमिली हमारी बॉक्सिंग की हमारे नसों में थी। हालांकि मैं भी शैतान था, सब भाइयों में सबसे शैतान में ही था। तो बाकी और दूसरी बात ये है कि एक दिल आपको 90% जो है ना, आपको जो है ना आपका दिल खिलाएगा, 10% आपकी ट्रेनिंग खिलाएगी, 10% ट्रेनिंग खिलाएगी, 90% आपका जो हार्ड है ना, ये जब तक आप एक्सेप्ट करोगे कि यार मैं इसको मारूंगा और मैं विन करूंगा, तो फिर आप विन करोगे। 10% आपकी ट्रेनिंग है। अच्छा, हमने इससे पहले भी लियारी में जाके बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं। हमारी फर्स्ट जो फीमेल एजुकेटर हैं, जो जज हैं बॉक्सिंग की, उनका भी ताल्लुक़ लियारी से है। मुझे ये बताएं कि हम काफ़ी ये बात कर चुके हैं कि यार फैसिलिटीज़ नहीं है इतनी ज़्यादा, और बच्चों को आने में इसलिए भी मसला होता है कि डाइट वाले मामलात भी होते हैं, फिर कुछ जो अब बॉक्सिंग बॉडीज़ हैं उनके भी आपस में थोड़े इश्यूज़। मैंने एक ये भी स्टोरी देखी कि कुछ बच्चे हैं वो अपने घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सुबह में वहाँ बकरियाँ बांधते हैं, रात में फिर वो बकरियाँ ऊपर जाके बांधते हैं, उसी जगह पे वो बॉक्सिंग कर रहे होते हैं। हमारे पास जमील भाई अगर फैसिलिटीज़ थोड़ी बेहतर हो जाएं तो ये बच्चे जो आज यहाँ बैठे हैं, एक बेल्ट नहीं हो 10 बेल्ट हो इनके पास एक इंटरनेशनल फाइट की जो है विक्ट्री ना, उनके पास कई। मुझे ज़रा इस पे बताएं कि फैसिलिटीज़ के हवाले से हमारे फैसिलिटीज़ के बारे में बताऊं कि ये हमारी मारिया जा रही है, ये सिंध से जा रही है, हमारे सूबे सिंध से जा रही है, कोई डिपार्टमेंट इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके स्पॉन्सर का मसला आया है, स्पॉन्सर का मसला है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पाकिस्तान बॉक्सिंग में जो है ना, बॉक्सिंग को तरजीह नहीं है, बिल्कुल तवज्जो नहीं है। हालांकि बॉक्सिंग में जितने मेडल दिए, आप क्रिकेट की टीम ले लो, फुटबॉल की टीम ले लो, हॉकी की टीम ले लो, अगर फाइनल में हमारी टीम जीतेगी तो 1 गोल्ड आएगा। हमारे 12 के 13 अभी 13 बॉक्सर अगर फाइनल में 13 के 13 गोल्ड हो गए तो हमारे पास 13 मेडल आएंगे, 13 गोल्ड आएंगे। 13 के बाद फिर अगर सिल्वर भी है, ब्राउन भी 2 हैं, तो हमारे यानी कि मेडल ज़्यादा है, मगर फिर भी हमें तरजीह नहीं है। अब स्पॉन्सर के चक्कर में हमने पाकिस्तान गवर्नमेंट से हमने अपील की, सिंध गवर्नमेंट से अपील की, तो हमें सिंध गवर्नमेंट ने जो है ना, वो क्या नाम है, यानी कि हमारा हौसला वो किया है कि भाई हम इसको सपोर्ट करेंगे, इंशाल्लाह स्पॉन्सर करेंगे। तो मेरी मीडिया के तौर से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट ये है कि हमारी डिपार्टमेंटल टीमें हमें यानी कि बिल्कुल नहीं है, ना होने के बराबर है। सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और वापडा, ये 4 टीमें हैं जिसमें बॉक्सिंग चल रही है। ठीक है, कुछ ऐसे बॉक्सर्स भी हैं जिनकी हाइट कम है, वो ना आर्मी में जा सकते हैं ना नेवी में। अच्छे बॉक्सर है, मेरा अपना कज़न है मास, बहुत बेहतरीन बॉक्सर है, उसको वो सिर्फ तराशने वाली यानी कि बात है, वो जा सकता है, ऊपर तक भी जा सकता है, मगर उसके बाद ट्रेनिंग नहीं, काम भी करता है और बॉक्सिंग भी अपना जारी रख रहा है। तो मल्टीनेशनल कंपनियाँ, डिपार्टमेंटल टीमें अगर नहीं है, उनका कोई मसला है, तो मल्टीनेशनल कंपनियां, आप पाकिस्तान में देखो कितने कंपनियां कमाने के लिए आई है, बाहर से आ रही है ना, बिल्कुल, ये शीजान वगैरह, ये जितने भी कंपनी हैं, टेलीनॉर वाले, ये मोबलिंग वाले, ये है, ये अगर सपोर्ट करें
तो फिर कि भाई हमें बॉक्सिंग टीम बनानी है 10-10, हम 10 बॉक्सर लेंगे, 2 कराची से, 2 वहाँ से, 2 वहाँ से, इनको हम सपोर्ट करेंगे। सही कह रहे हैं बिल्कुल जमील भाई, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है भाई। ये हमारे प्लेयर्स हैं, ये पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, ये पूरी दुनिया में जाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को। इनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो फिर किसको फैसिलिटेट करेंगे? हफ्सा बैठी हैं, हफ्सा मुझे बहुत पैशनेट लग रही हैं। हफ्सा ये बताएं कि पहली फाइट याद है? जी पहली फाइट याद है। मेरा भाई बॉक्सर है ना, तो मतलब वो बॉक्सिंग करता, मुझे कहता था हफ्सा बॉक्सिंग करो, तो मुझे उस टाइम पे शौक नहीं था। जब मैं मेरिन वालों को मैंने देखा, मैं फाइटों पे गई, भाई मुझे लेके गया, तो मुझे वो शौक है कि मैं भी बॉक्सिंग करूँगी। तो मैंने पहली फाइट खेली, वो फाइट में हार गई, और उसके बाद मैंने कहा मैं मेहनत करूँगी, थोड़ी मेहनत में ढीठ हूँ। अच्छा, मेहनत मतलब ज़्यादा जोर नहीं लगा, और मैं साइकिलिंग भी करती हूँ, साइकिलिस्ट भी हूँ मैं, तो मतलब दोनों चीज़ें करती। फिर मैंने साइकिलिंग छोड़ दी, फिर मैंने इतनी मेहनत की, 3 साल के बाद मैं नेशनल खेलने गई और सिल्वर मेडल होकर आया। फेवरेट पंच कौन सा है? 5। फेवरेट पंच कौन सा है? 5 बता दो कौन सा? 5 क्या है, 9 क्या है? अभी मत नहीं उठने का। 5 आप बैठे बैठे बता। पसली पे मारना। 5 ये, जी हाँ, एब्डोमेन पंच ये, जी हाँ। और आपका? चिन पे। 9। और आपका? काउंटर 2। और वो कैसे होता है? नाक पीछे जाके। ओके, नाक पे लगता है। ये नाक। तो भाईजान आपने देख लिया कि ये जो बच्चियां हैं हमारी, ये पीछे जाके आपकी नाक पे भी मार सकती हैं, ये चिन पे मारेंगी तो ये तो कटाई कटा भी करना सिखा सकती हैं। पसली जो है ना, जब पसली पे लगती है ये वाला, ये जो पसली पे लगता है ना, तो उसके बाद वो कहते हैं ना, बंदा उठता नहीं, उठ जाता है। बहुत शुक्रिया जमील भाई, बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप तशरीफ़ लाई। आपको बेस्ट ऑफ लक आपकी फ़ाइट के लिए। अल्लाह करे आपके और बेल्ट्स आते जाएं, और अल्लाह करे आप जिस तरह ढीठ बनी हुई ना मेहनत करने के लिए, उसी तरह ढीठ बनी है। थैंक यू सो मच। ये है हमारे मुल्क का टैलेंट, और ये टैलेंट जो है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेटेड नहीं है। जितने टैलेंटेड हमारे लड़के हैं उतनी टैलेंटेड हमारी लड़कियां हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ अच्छे वसाइल की और अच्छी फैसिलिटीज़। बिल्कुल अच्छी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। तो ये हमारा टैलेंट है जिससे हमने आपको मिलवाया। ब्रेक के बाद हम आपको कुछ मज़ीद लोगों से मिलवाने वाले हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे साथ रहना पड़ेगा। वेलकम बैक। रहीम यार खान में बिनाई से महरूम नौजवान ने इल्म से मोहब्बत की मिसाल कायम कर दी है। खुर्रम से मिलिए इमरान आसिफ की इस रिपोर्ट में। ये है रहमान कॉलोनी का रिहायशी 18 साल का खुर्रम कयूम, जिसने आला तालीम के हुसूल के लिए ख्वाजा फरीद कॉलेज में दाखिला लिया, तो असातिज़ा ने भी बाहिम्मत नौजवान का खूब इस्तकबाल किया। आज हमने जिस तालिब इल्म को यहाँ एडमिशन दिया है उसका नाम खुर्रम कयूम है। ये नाबीना तालिब इल्म है, और मज़े की बात यह है कि ये को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ही नुमाया मकाम रखता है और हाफिज़ कुरान भी है। खुर्रम तालीम दोस्त और हाफिज़ कुरान होने के साथ साथ तख्लीकी सलाहियतों से भी मालामाल है। कंप्यूटर चलाने से लेकर मोबाइल फ़ोन की मदद से कॉलेज की क्लास बआसानी अटेंड करता है। डिसेबिलिटी के साथ आके मूव करना चाहें तो कदम कदम पर आपको बहुत से अल्लाह पाक के ऐसे बंदे मिलेंगे जो आपका साथ देने के लिए तैयार होते हैं। खुर्रम कयूम वज़ीर आला टैलेंट प्रोग्राम समेत कई मुकाबलों में ट्रॉफियां और असनाद भी ले चुका है। जब 4 माह का था, हमसे चेक कराया तो पता लगा ये भाई बर्थ से है, ब्लाइंड है। मैट्रिक के बाद इससे पहले इसने हाफिज़ कुरान बना। हाफिज़ कुरान के बाद ये मुसल्ला पढ़ाता रहा हर साल। उसके बाद जनाब ये अब ख्वाजा फरीद कॉलेज में यहाँ इसको एडमिशन मिला। खुर्रम कयूम ने साबित किया कि हौसले बुलंद हो तो आँखों के अंधेरे भी कामयाबी की राह में रुकावट नहीं बन सकते। हौसले बुलंद हो तो कुछ भी कामयाबी के राह में रुकावट नहीं बन सकता। एक जानिब क़ुव्वत बिनाई से महरूम इस बच्चे से हमने आपको मिलाया जिसने इतना अच्छा परफॉर्म किया। दूसरी जानिब हमने ऐसे बच्चों को अपने स्टूडियोज़ में मदऊ किया है कि अगेन वही वाली बात कि लोग कहते हैं कि कमी जी नहीं, इनमें कोई कमी नहीं है, बल्कि जो ये समझते हैं कि उनके पास कोई कमी नहीं है, उनसे भी सुपर से भी ऊपर बच्चे हैं। ये स्पेशल बच्चे हैं, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, अपनी मेहनत और लगन का लोहा मनवा रहे हैं। और हुआ यह है कि क़ुव्वत समात और क़ुव्वत गोयाई से महरूम 12 तालिब इल्मों ने कराची इंटर बोर्ड में A1 ग्रेड हासिल किया है। इन 12 में से 3 हमारे साथ मौजूद हैं, और उनकी टीचर महरीन अबरार हमारे साथ मौजूद है, और उनकी इंटरप्रेटर मार्गरेट आइजक हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। कैसे कहते हैं? थैंक यू। चले जी, तो थैंक यू सो मच आप लोगों का आने का। हाँ। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैम
इनके मार्क्स बताएं मुझे। सबसे पहला मेरा सवाल है, इनके कितने कितने मार्क्स हैं? अच्छा, आप डायरेक्टली पूछना चाह रहे हैं, मैं खुद बता दूँ? हाँ। आपके नंबर कितने? 1034 मरियम। अच्छा, 1038 आउट ऑफ 1100 नायाब। पहले तो इनको कांग्रेट्स कहें। और फैजान आपके कितने नंबर है? 1007 1007 1038 38 and 1034। इनको आधा कर दो तो दो लड़के पास हो जाए इसमें उतने पे खुश हो जाए। अमेजिंग इन्होंने ये काम किया है और बहुत ज़बरदस्त। अभी जब ये आए हमारे स्टूडियोज में तो मुझे इनसे मिलके वाकई में बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैं अगर पूछना चाहूँगी नायाब से, तो नायाब से मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि नायाब, एक तो बहुत सारा आपको कांग्रेट्स, और आपको पता है कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक एग्जाम्पल हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको देख के बहुत मोटिवेट होंगे, है ना? तो ऑब्वियसली तो अच्छा, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। इनको भी इस बात की बहुत खुशी है। महरीन भी हमारे साथ मौजूद है, फैजान भी हमारे साथ। इतने सारे मार्क्स लाने पे इनके घर वाले कितना खुश हैं? मेरी फैमिली जो है वो बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। अच्छा, फैज़ान से ये पूछें कि भाई फैज़ान जो हैं, कहा यह जाता है कि लड़कियां जो है ना वो पढ़ाई में बहुत अच्छी होती हैं, वो सब अच्छे मार्क्स ले आती हैं। तो फैज़ान बीइंग अ मेल स्टूडेंट कैसा फील कर रहे हैं इतने ज़्यादा मार्क्स लाके और फीमेल्स में स्टैंड आउट करके? कह रहे हैं मैं एक मिसाल कायम करना चाहता हूँ कि लड़के भी मेहनत कर सकते हैं। अरे वाह जी, फैजान मिसाल कायम कर रहा है। फैजान, आपने तो बिल्कुल, आपको देख के बहुत सारे ऐसे लड़के जो कि नहीं पढ़ते हैं वो भी पढ़ने लग जाएंगे कि जी फैजान ने इतना अच्छा जो है वो रिजल्ट आया। अच्छा, फैजान से मैं पूछना चाहूँगी कि फैजान की रूटीन क्या है? फैजान इतनी मेहनत करते हैं, स्टडीज़ करते हैं, तो कैसे जो है ये मैनेज किया और कैसे इतने अच्छे जो है वो इनके ग्रेड्स आए? तो फैजान ज़रा बताएं। हाँ बताओ। कह रहे रोज़ाना, एक तो मैं अपने स्कूल की जो है मैं उनका बहुत थैंकफुल हूँ कि वो हमारे ऊपर बहुत मेहनत करते हैं, टीचर्स हमारे ऊपर बहुत मेहनत करते हैं। इसके अलावा मैं ख़ुद भी घर में, मेरे पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ये सब, इन सब की सपोर्ट की वजह से मैं इस काबिल हुआ हूँ कि मैंने स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं। पूछे फैजान, वैसे डेफ ज़्यादा जो है ना वो क्रिकेट में माहिर है, वही बात है। तो फेवरेट क्रिकेटर कौन है इनका? शाहिद अफरीदी। ये फैजान के फेवरेट है शाहिद अफरीदी। चले अब जरा हम अपनी फीमेल स्टूडेंट से भी बात करते हैं, नायाब और मरियम से। अच्छा, नायाब से ये पूछें कि जी नायाब इतने अच्छे ग्रेड्स ला रही हैं, इतने अच्छे मार्क्स ला रही हैं, तो आगे क्या करना चाहती हैं? क्या बनना चाहती हैं? वो कह रही है, एक तो ये है कि वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो मैं पढ़ रही हूँ, जिसमें इस्लामियात और इंग्लिश, उर्दू और इस तरह के डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन मुझे एक तो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मेरा जो है वो फाइन आर्ट्स इंग्लिश है। और मैं जो हूँ फाइन आर्ट्स की टीचर बनना चाहती हूँ। क्या? और मैं आर्ट्स में भी बहुत अच्छी हूँ माशाल्लाह। और वो क्या बनना चाहती बड़ी हो गया? कह रही है अभी तो मैं एक्चुअली मरियम जो है पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर रही है हमारे पास ही। अच्छा, क्योंकि हम इनको वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग भी देते हैं। ये देखें जी, ये देखें, पढ़ तो रही हैं, स्टडीज कर रही हैं, A1 ग्रेड आ गया है और साथ साथ जॉब भी कर रही हैं। अमेजिंग। ये लोग हैं। ये एक्चुअली हमारा है वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे शी इज़ ट्रेनर और माशाल्लाह स्टिचिंग वगैरह करती हैं, डिफरेंट बैग्स डिज़ाइन करती हैं और कुशन्स, मशीन एम्ब्रॉयडरी, हर चीज़ ये माशाल्लाह बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर रही हैं और साथ साथ ये पढ़ भी रही है। ये पढ़ भी रही हैं और ये दूसरों को सिखा भी रही हैं। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं वैसे एज पूछनी नहीं चाहिए, लेकिन आप इतनी छोटी सी एज में इतना सब कुछ कर रही हैं, तो थोड़ा सा हिंट दे दें कि कितनी एज है अभी आपकी? 23 ईयर्स। 23 ईयर्स की एज में मरियम इतने अच्छे मार्क्स ला रही हैं। मरियम ट्रेनर भी हैं, पढ़ा भी रही हैं, जॉब भी कर रही हैं। अब आप जो घर पे बैठ के इस वक्त देख रहे हैं, सोचे 23 साल की उम्र में आप क्या कर रहे थे? Exactly, क्या कर रहे हैं? अच्छा, तीनों मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं स्टूडेंट्स। तो अगर मैं मरियम से बात करूँ या नायाब से, तो इन दोनों से जो है ना मैं एक ही सवाल करना चाहूँगी और वो सवाल ये है कि
अब इन्होंने बता दिया कि फ्यूचर में ये क्या करना चाहते हैं, इन्होंने अपना स्केड्यूल कैसे मेंटेन किया, कैसे ये दूसरे बच्चों से इतने मुख्तलिफ हैं, बड़ी कंसिस्टेंसी रही, कितने स्टडी आवर्स थे, कुछ ज़रा इस बारे में बताएं कि ऑब्वियसली हर्डल्स भी होती हैं, कुछ बड़े बड़े सवाल याद भी नहीं हो रहे होते हैं, 10 मसाइल होते हैं, तो वो सब कुछ इन्होंने क्या सोचा था कि नहीं भाई हमने तो इतने ही अच्छे मार्क्स लेने हैं। और अभी जिस तरह से जो हमारे मुल्क में जो ओवरऑल सिचुएशन है तो उसमें तो बड़ी अच्छी एग्जाम्पल उन्होंने सेट की है तालीम के हवाले से। आप कितना घंटा पढ़ते हो? कितना? अच्छा, कह रही है डेली जो है, एक तो मैं कॉलेज में वैसे पढ़ रही हूँ, उसके बाद मैं आफ्टर स्कूल आवर्स घर में जो है वो तकरीबन 2-3 घंटे अपनी पढ़ाई को एक्स्ट्रा देती हूँ। फिर उसके बाद आप इससे पूछो स्केड्यूल क्या है इनका डेली का कॉलेज के जाने के बाद। फिर उसके बाद ये घर भी संभाल रही हूँ। एक्चुअली मैंने आपको बताया कि मरियम की मदर नहीं है, ये अपने घर में सबसे बड़ी है और ये 6 बहनें हैं जिनमें से 4 डेफ हैं। मेरी तरफ से बहुत सारा गुड लक है। मरियम जो हैं ये 4 बहनें डेफ हैं और ये चारों की चारों हमारे पास ही पढ़ रही हैं। तो मरियम अपनी फैमिली का जो घर का देखभाल है वो भी करती है, तो साथ साथ पढ़ भी रही है। तो माशाल्लाह एक समझ में अपने घर को जो है सरबराह के तौर पे ही चला रही है। क्या बात है, क्या अच्छा, स्टोरी जिस है। तरह और मरियम तो है ही नायाब। अच्छा, नायाब भी बहुत नायाब है। अच्छा, नायाब के जब ये मार्क्स आए तो नायाब ने अपने घर वालों से क्या गिफ्ट जो है वो मांगा, या फिर मांगने की ज़रूरत भी पेश आई, खुद ही उनको दे दिया गया? कह रही है जब मेरी इतनी परसेंटेज आई तो कहती मैंने सबसे पहले तो ये किया कि मार्कशीट जैसे मैंने अब्बू कहा मैं फेल हो गई हूँ, तो मेरे मार्क्स जो है ना वो बिल्कुल अच्छे नहीं आए। तो कहती क्या रिएक्शन था फिर? कह रहे पहले तो परेशान हो गए, फिर उसके बाद जब मैंने मार्कशीट दिखाई तो वो बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने मुझे जो है कैश दिया और फिर मुझे घुमाने लेकर गए और बहुत प्यार किया। अच्छा, पूछे हॉबीज क्या हैं इन लोगों की? कहाँ घुमाने लेके गए आपको? सिंदबाद। क्या बात है। अच्छा, और कैश कितना मिला? पैसे अब्बू पैसे कितने 1000 रुपीस। क्या यार, अमीर हो गई आप तो। अच्छा जी, अब अच्छा हमने इन दोनों से तो पूछ लिया क्या बनेंगी, उनसे तो पूछा ही नहीं कि वो क्या बड़े होके बनेंगे। भाई क्या करना चाहते हैं? कह रहे मैं आईटी साइट पे जो है वहाँ पर कुछ आईटी सेक्टर में कोई डेस्क जॉब करना चाह रहा हूँ आईटी साइट। और तीनों की हॉबीज जरा पूछें, तीनों को क्या हॉबीज हैं, क्या शौक है? कोई कह रही है मुझे स्टिचिंग का बहुत शौक है। अच्छा। आपको पसंद? मुझे कुकिंग का बहुत शौक अच्छा। है। और फिजानी और आर्ट्स का, फाइन आर्ट्स का, दोनों चीज़ों का। और कंप्यूटर जो उन्होंने फील्ड सोची भी है बस उसी में जो उसी में। अच्छा, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि कितनी खुशी महसूस होती है कि जब पाकिस्तानी टैलेंट इस तरह से सामने आता है और जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर देते हैं तो उसकी जो फील है वो एक अलग। और सबा ये सिर्फ ये 3 नहीं है सिर्फ, ये 12 बाकी मुझे बाकी 12 के हवाले बाकी जो 9 रह गए उनके बारे में भी बताएं, उनके मार्क्स कितने थे? वो भी इनके दोस्त हैं? बिल्कुल, ये पूरी एक क्लास है, पूरा एक बैच है जिसने एट अ टाइम माशाल्लाह पूरी क्लास ने A1 ग्रेड्स लिए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो ये सब जितने भी बच्चे हैं इनको इनकी फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट मिला और सबसे बड़ा सपोर्ट स्कूल की तरफ से था, क्योंकि आपको पता है साइन लैंग्वेज ऐसी चीज़ है कि अगर वो लैंग्वेज आपको ना आती हो तो आप इनके अंदर जो स्किल्स हैं उनको पॉलिश नहीं कर पाते हैं। सही। तो इनका सबसे बड़ा गैप यही आता है फैमिलीज़ की तरफ से भी। जब ये बच्चे हमारे पास नए नए आए थे तो मेन प्रॉब्लम इनको ये था कि डिफरेंट स्कूल्स वगैरह से अगर पढ़ कर आ रहे थे तो दे आर नेल इन साइन लैंग्वेज और इवन अदर स्किल्स पे भी, एजुकेशन साइड पे भी ये बिल्कुल नेल थे। तो डेफ रीच की मेन जो उनका कॉन्सेप्ट है, उनका एम है वो ये है कि इनको आप एजुकेशन के साथ साथ पढ़ाएं। पेरेंट्स को हम लोग साइन लैंग्वेज सिखाते हैं, उनके लिए स्पेशल क्लासेस हम लोग अरेंज करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इनके पास सब रिसोर्सेज डेफ रीच उनको प्रोवाइड करता है, चाहे वो बुक्स हो, कॉपीज़ हो। इवन वी आर पिकिंग दैम अप फ्रॉम बल्दिया एंड साइड, तो हम इन एरिया से फ्री ऑफ कॉस्ट इनको ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हैं। इनका जब सारी चीज़ें डिफरेंट हैं
तो इनका बोर्ड भी डिफरेंट है, इंटरमीडिएट बोर्ड, या फिर वो उसी जो हमारा बोर्ड है इंटरमीडिएट सिंध मैट्रिक सिंध इंटर बोर्ड उसी के साथ? हमारा इंटरमीडिएट बोर्ड सेम है, बोर्ड जिनके सेम हैं, लेकिन उसमें जो डिपार्टमेंट्स हैं यानी कि इनके जो पेपर्स आते हैं वो थोड़े मॉडिफाइड डिफरेंट आते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि हेयरिंग से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सिर्फ ये है कि उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया जाता है कि अगर हम 15 लाइन्स का एक पैराग्राफ करते हैं तो उसको आप 7 लाइन्स में कर दें, अदरवाइज देयर इज़ नो डिफरेंस। और इनको ये सब कुछ खुद याद करना पड़ता है। मेन प्रॉब्लम इनका मेन डायलेमा जो इनको प्रॉब्लम आता है कि हम जब जाते हैं एग्ज़ाम्स में, आप लोग भी जाते थे एग्ज़ाम्स देने के लिए, तो इन्वेजिलेटर से हम क्वेश्चन कर लेते थे कि मैम ये क्वेश्चंस प्लीज़ समझा दें, हमें समझ नहीं आ रहा। इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इनके पास जो इन्वेजिलेटर होते हैं उनको साइन लैंग्वेज नहीं आती, तो वो क्वेश्चन पेपर इन्होंने अपनी ही सोच के हिसाब से समझना है और उसको फिल करना है। और एट टाइम्स अगर आपकी क्यूरी सॉल्व नहीं हो रही है तो बड़ा फिर प्रॉब्लम होता है। लेकिन इनको वो सब खुद इन सारी इश्यूज के बाद भी माशाल्लाह इन्होंने ये उन्हीं से लड़ रहे हैं कि जो नॉर्मल लोग हैं, नॉट नॉर्मल हेयरिंग, बट उन्हीं से उनका मुकाबला है ना। तो हमारे साथ आज वो स्पेशल बच्चे थे कि जिन्होंने, वो खुद भी स्पेशल हैं और उन्होंने कारनामे में बड़ा स्पेशल सरअंजाम दिया है। और आप तीनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हम दुआ करते हैं कि आप इसी तरह तरक्की करते रहें और आप पाकिस्तान के आईटी मिनिस्टर बने और आप जो हैं वो हमारी वजारत कुकिंग संभालें। बिल्कुल ठीक है। और आप जो हैं अच्छा ये सिर्फ अच्छा आप अपनी घर की वजारत कुकिंग संभालें। हाँ, घर की, ठीक है। और आप जो हैं वो एक बहुत बड़ी फैशन डिज़ाइनर बने। थैंक यू सो। हमारी तरफ से एक छोटा सा मैसेज है जिन बच्चों की तरफ से है जी, वो ये है कि एक्चुअली डेफ लोगों के लिए जो है BA तक सिर्फ एजुकेशन है, उनके लिए मास्टर्स नहीं है। तो इनकी ये रिक्वेस्ट है कि ये मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट गवर्नमेंट से और स्पेशली हमारी गवर्नमेंट जो है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इनके लिए ये सोचें कि इनको मास्टर डिग्री प्रोवाइड की जाए, क्योंकि उसी में फिर ये आगे बहुत अच्छी जॉब्स जो हैं वो ले सकते हैं। चले, थैंक यू सो मच कि आप लोग तशरीफ़ लाए और इस उम्मीद के साथ कि यही वो लोग हैं जो हमें ज़िंदगी का असल मकसद सिखाते हैं कि अगर कोई मुश्किल है तो डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है और शो का ख़त्म करना है। बिल्कुल घबराना नहीं है। शो का टाइम जो है वो एंड अप होने लगा है, लेकिन कल फिर आएंगे नए मौज़ूआत के साथ। तो ऐसे ही देखते रहिए, पसंद करते रहिए नया दिन।